इस कहानी की शुरुआत होती है जीवनलाल नाम के एक व्यक्ति से, जो कि पैसे कमाने के लिए एक चित्रकार का काम करता है और अपनी फुर्सत के पलों में युवाओं को मार्शल आर्ट्स की कक्षाएं पढ़ाता है। एक शाम जब जीवनलाल अपनी नौकरी से लौटते हुए सड़क पर चल रहा था, तो उसने एक स्टॉप पर रुककर एक सिगरेट सुलगाई। लेकिन ठीक उसी क्षण एक वाहन चालक ने तेजी से गुजरते हुए पानी का छींटा मार दिया, जिससे उसकी सिगरेट भीगकर बुझ गई। गुस्से से भरा जीवनलाल ने सिगरेट और झटक दिया और सड़क के किनारे खड़े होकर उस ड्राइवर को नजरों से घूरने लगा। इसी बीच वो भीगी सिगरेट पानी के साथ बहती हुई एक नाले में समा गई और ये नाला दिल्ली के मशहूर शर्मा गोल्ड हाउस के ठीक सामने बहता था। जीवनलाल उसी नाले का अनुसरण करते हुए एक विशाल पुल तक पहुंच गया, जहां से नाले का पानी बाहर बह रहा था। फिर वो पुल के नीचे बने उस नाले के पाइप में घुसा और इधर उधर की चीजों का जायजा लेने लगा। इसी दौरान उसके मन में शर्मा गोल्ड हाउस को लूटने का एक विचार सूझा। अगले सुबह वो अपने पुराने साथी विक्रम से मिला और उसे अपनी योजना के बारे में खुलकर बता दिया। विक्रम को भी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा था, इसलिए वो तुरंत इस साजिश में शरीक हो गया। लेकिन इस काम के लिए उन्हें भारी भरकम उपकरणों और असलहों की दरकार थी, जबकि दोनों की जेबें बिल्कुल खाली थी। पैसे जुटाने के लिए जीवनलाल अपने बचपन के मित्र राजेश से मिलने चला गया, मगर राजेश के पास भी इतने संसाधन नहीं थे कि वो इस डकैती को समर्थन दे सके। इसलिए उसने जीवनलाल को संजय नाम के एक व्यक्ति का संबोध बताया। वास्तव में संजय भी एक छोटा मोटा चोर था, जो समय समय पर मामूली चोरियां करता रहता था। अगले दिन जीवनलाल संजय से मिला और उसे अपनी पूरी रणनीति समझा दी। यहाँ जीवनलाल ने कहा कि यदि हम इस लूट में सफल रहे तो तुम्हें कभी छोटी मोटी चोरियों की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। संजय ने जीवनलाल की बात सुनकर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः इस अभियान में भाग लेने को हामी भर दी। उसी शाम दोनों उस नाले के पास पहुंचे, जहां जीवनलाल ने एक मापने वाली रस्सी को नाले के अंदर डाल दिया। फिर वे दोनों पाइप में घुसे और उस रस्सी की मदद से पाइप की गहराई नापी। कुछ गणनाओं के बाद जीवनलाल ने संजय से कहा कि हम अमीर बनने से महज 18 मीटर की दूरी पर हैं। हालांकि संजय की चिंता यह थी कि लूट के दिन यदि बारिश हो गई और पाइप में पानी भर गया तो उनकी योजना धरी रह जाएगी। जीवनलाल ने उसे आश्वस्त किया कि हम ये काम तब करेंगे जब आसमान एकदम साफ हो। संजय ने उसकी बात स्वीकार कर ली और दोनों लूट की तैयारी में जुट गए। इसी प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि शर्मा गोल्ड हाउस में गति सेंसर लगे हुए हैं। यदि रात में कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज उठेगा। जीवनलाल ने सबको समझाया कि ये सेंसर हमारी गतिविधियों से नहीं, बल्कि शरीर की ऊष्मा से सक्रिय होते हैं। फिर उसने सोने की थैलियों का उपयोग करके एक विशेष प्रकार का हरा सूट तैयार किया, जो उनकी शारीरिक गर्मी को छिपा सके। अगले दिन जीवनलाल उस गोल्ड हाउस में घुसा और हर विभाग की तस्वीरें खींचने लगा, ताकि वो लेआउट समझ सके और एक नक्शा बना सके। लेकिन इसी बीच एक सुरक्षा गार्ड ने उसे फोटो लेते पकड़ लिया और उसे बेसमेंट में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। वास्तव में ये जीवनलाल की चाल थी, जिससे वो बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां के तिजोरियों को नजदीक से जांच सके। गार्डों ने उसके कैमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि जीवनलाल ने पहले ही एसडी कार्ड निकाल लिया था। चूंकि कोई ठोस प्रमाण ना मिला, इसलिए गार्डों ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद जीवनलाल अपने साथियों के पास लौटा और उन्हें वो नक्शा दिखाया जो तस्वीरों के आधार पर तैयार किया था। जीवनलाल ने बताया कि वे बेसमेंट के रास्ते अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि सभी तिजोरियां नीचे ही रखी हैं। नक्शा मिलने पर उन्होंने एक साइकिल से नाले और गोल्ड हाउस के बीच की दूरी मापी। साइकिल के पहिए पर निशान लगाकर उसे नाले से हाउस तक दौड़ाया और घुमावों की गिनती से दूरी का अनुमान लगाया। अगली सुबह जीवनलाल ने कुछ हिसाब किताब से वो कोण निकाला जिस पर खुदाई करने से वे सीधे हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी बीच उसने संजय को बताया कि जो सोना वे लूटने वाले हैं उसके लिए हाउस का बीमा है। इसका अर्थ था कि लूट से आम ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात वे सब नाले के नीचे उतरे और पाइपलाइन में सुरंग खोदने लगे। साथ ही उन्होंने गोविंद नाम के एक व्यक्ति को योजना में शामिल किया, जो लूट के बाद भागने में सहायता करेगा। लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद उनकी मुख्य समस्या थी कि हाउस की 400 तिजोरियां कैसे खुलेंगी। यदि प्रत्येक तिजोरी खोलने में 1 मिनट लगे तो सबको खोलने में 6 घंटे लग जाएंगे। अगले दिन संजय हाउस की एक अन्य शाखा गया और अपने नाम से एक तिजोरी किराए पर ले ली। खोलते समय उसने तंत्र को बारीकी से समझा। फिर संजय और बाकी साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई, जिसका उपयोग भागने के लिए होगा।
उसके बाद वे गोविंद के घर पहुंचे और बाहर इंतजार करने लगे। तभी पुलिस की एक टुकड़ी आ गई और वैन के बीचों बीच खड़े होने पर उनसे सवाल करने लगी। पुलिस को शक करने से पहले गोविंद और उसकी पत्नी बाहर निकले और बताया कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उस रात वे फिर नाले में उतरे और सुरंग आगे बढ़ाने लगे, लेकिन कुछ घंटों बाद ड्रिल मशीन टूट गई और काम रुक गया। संजय गुस्से में भरा हो गया और बोला कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, अब और निवेश नहीं कर सकता। इतना कहकर वह चला गया। एक शाम जीवनलाल अपनी प्रेमिका प्रियंका ठाकुर के साथ समय बिता रहा था। तभी बातचीत के दौरान उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगली सुबह वह संजय के घर पहुंचा और योजना बताई कि वे हाउस को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। जीवनलाल का इरादा था कि मुख्य द्वार से ही दिन में घुसेंगे ताकि स्टाफ और पुलिस को लगे कि यह साधारण चोरी है। जब पुलिस बाहर इंतजार करेगी तब वे सुरंग से बाहर निकल आएंगे। पुलिस को सुराग मिलने तक वे दूर निकल चुके होंगे। संजय को यह रणनीति भा गई और उसने इसे अपनाने का निर्णय लिया। लूट के दिन सबने हाथों पर चिपकने वाला पदार्थ लगाया ताकि उंगलियों के निशान न रहें। विक्रम सुरंग खोदने के लिए नाले में उतरा, जबकि बाकी टीम भेड्स बदलकर हाउस में घुसी। अंदर पहुंचकर सबने चेहरे ढके और ग्राहकों को बंधक बना लिया। सुरक्षा गार्ड ने कैमरों से सब देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। संजय काउंटर पे गया और सूटकेस में सोना भरने को कहा। गोविंद पार्किंग में जाकर गेट अंदर से बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने हाउस को घेर लिया। जीवनलाल ने एक बंधक को असलहे के निशाने पर लिया और बाहर ले जाकर पुलिस को धमकाया कि यदि कोई अंदर घुसा तो हम बंधकों को एक एक कर खत्म कर देंगे। अंदर संजय ने भी एक बंधक को निशाने पर लिया और गार्ड को बाहर बुलाया। गार्ड ने पहले मना किया लेकिन धमकी पर बाहर आ गया। संजय ने उसकी बंदूक और फोन छीन लिया ताकि पुलिस संपर्क के लिए वही फोन इस्तेमाल करे। गार्ड को भेजने के बाद जीवनलाल ने सभी कैमरे बंद कर दिए ताकि कोई प्रमाण न बचे। फिर जीवनलाल बेसमेंट में गया और एक अलमारी हटाई। विक्रम ने अपना काम समाप्त कर सुरंग से बेसमेंट में प्रवेश किया। दोनों पार्किंग में जाकर कार की डिक्की से एक यंत्र निकाला, फिर कमरे में पहुंचकर उसे जोड़ा। विक्रम, जो एक सिविल इंजीनियर था, ने ऐसा यंत्र बनाया था जो तिजोरियां 7 सेकंड में खोल देता। सबने घड़ियों में टाइमर सेट किया और जीवनलाल व विक्रम तिजोरियां तोड़ने लगे। इसी बीच संजय को पता चला कि पुलिस छत पर पहुंच चुकी है। उसने लीडर पुलिस अधिकारी को फोन किया और धमकी दी कि यदि लोग नीचे ना उतरे तो बंधकों को मार देंगे। कैप्टन को मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन उसने सामने की इमारत पर 2 निशानेबाज तैनात कर दिए। संजय ने कैप्टन से कहा कि शहर के मेयर से बात करवाओ। कैप्टन ने बताया कि मेयर को पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। इधर जीवनलाल और विक्रम ने कई तिजोरियां खोल ली जिनमें ढेर सारा सोना था। बाहर पुलिस को लग रहा था कि यह साधारण लूट है और चोर फंस चुके हैं। कैप्टन ने संजय को फोन किया और आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया कि सरकारी वकील देंगे ताकि सजा कम हो। संजय ने ठुकरा दिया और सोचने का समय मांगा। इधर एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जिसका आज जन्मदिन है। संजय को पता चलने पर उसने उसे चॉकलेट देकर जन्मदिन का उपहार मानकर बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेयर पहुंचा और पुलिस ने संजय से उसकी बात करवाई तो संजय ने उसे अपशब्दों से नवाजा। फिर संजय ने कैप्टन से कहा कि मंत्री से नहीं, वकील से बात करनी है। कैप्टन ने नंबर मांगा तो संजय ने एक बंधक का नंबर दिया। कॉल पर संजय ने आवाज बदलकर बात की ताकि साथियों को समय मिले। इधर जीवनलाल और बाकी माल को सुरंग में स्थानांतरित कर रहे थे, जबकि संजय पुलिस और बंधकों को संभाल रहा था। कैप्टन बंधक के नंबर पर फोन कर रहा था, लेकिन संजय ने उसे बंद कर दिया, जिससे शक हुआ। तभी कैप्टन की नजर बाहर नाले पर पड़ी और उसे तीसरा रास्ता समझ आया। अंदर चोरों ने सारा सोना एक मोटर बोट में भरा और जीवनलाल ने असलहे वहीं छोड़ दिए। खुलासा हुआ कि सभी असलहे नकली थे, क्योंकि जीवनलाल किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। संजय ने बंधकों को पहले तल पर बंद किया और जीवनलाल के साथ निकल पड़ा। बंधकों को चोरों के जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फोन निकालकर परिवार को सूचना दी। कैप्टन को सच्चाई पता चलने पर उसने एक टीम मुख्य द्वार से भेजी और दूसरी को नाले की ओर। संजय और जीवनलाल ने खुदाई के निशान मिटाए और साथियों से मिले। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां जीवनलाल जानता था कि पुलिस नाले का रास्ता ढूंढ लेगी, इसीलिए उन्होंने नाले में एक छोटा बांध बनाया ताकि पानी का बहाव मोड़ सके और मोटर बोट से दूसरी दिशा में भागे। कैप्टन बेसमेंट में पहुंचा जहां सुरंग दिखी, लेकिन मुंह पर बम था। जल्दी ही पता चला कि बम भी नकली है, लेकिन तब तक चोर निकल चुके थे।
जीवनलाल और साथी नाले से मोटर बोट में सवार हुए। विक्रम ने माल ऊपर पहुंचाया, फिर सब ऊपर आकर भागे और इस तरह एक साधारण चोर गिरोह ने अधिकारियों और पुलिस को चकमा देकर 30 मिलियन का सोना लूट लिया। लूट बराबर बांट लिया, वैन को आग लगा दी। सबूत मिटाने के बाद सब अपके रास्ते चले और लूट के सोने से सुखी निश्चिंत जीवन बिताने लगे। तो मित्रों, ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है और यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें तथा चैनल को सदस्यता अवश्य लें।